इंडिया का एक ये मोटा मोटा सा पूरा एक स्टेटिस्टिक्स है कि जो हमेशा ऐसा चलता है, और उसमें अब ये इन 50 लाख बच्चे और जो 1.5 करोड़ थे, अब इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा सर। अब इन बच्चों का आगे क्या होगा, इसकी बहुत दिक्कत है, क्योंकि यूएस का, जैसे मैं एक अखबार में पढ़ रहा था, उनका यह है कि उन 31 स्टेट ने तो 1 साल के लिए पूरा आगे कर दिया एजुकेशन सिस्टम को। और अभी हमारे यहाँ भी अगर लॉकडाउन खुलता भी है, उसके बाद क्या परिस्थिति बनती है, उसके हिसाब से फिर क्या असर आता है, तो फिर हो सकता है कि और चेंजेस हो जाए उसमें। और अब इन्हीं के साथ, अब जैसे 1.5 करोड़ बच्चे हैं, ये 50 लाख बच्चे हमारे पास भी आते हैं, इसमें से बहुत सारे 15 लाख करीब इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं, करीब 10 लाख बच्चे मेडिकल और अदर साइंसेस एग्जाम के लिए जाते हैं। अब ये सब नहीं आएंगे तो इनके पीछे करीब करीब 14 से 15 लाख फैकल्टी है, और करीब करीब इतना ही 10 से 15 लाख का आउटसोर्स स्टाफ भी है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है और नॉन टीचिंग स्टाफ है। ये सब कहीं ना कहीं इफेक्ट पे आएंगे, क्योंकि एजुकेशन संस्था जो चलती है यूजुअली ट्यूशन फीस से चलती है, जो नॉन एडेड है, जी जिनको कोई फायदा फर्क नहीं मिलता, वो सारी नॉन एडेड इंस्टीट्यूशन है, ये सब फीस और इसी इस पे चलेंगी। अब जी जैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे इसमें आ रहे हैं कि अब फीस नहीं ले सकते आप, स्कूल का आ रहा है कि आप फीस नहीं मांग सकते। इतना तो हम लोग भी मानवीय हैं, क्योंकि हम सब एक एजुकेशन संस्था चला रहे हैं, संस्कारों से परिपूर्ण है, तो सबका ये है कि हम इस टाइम पे किसी को भी प्रेशर नहीं डालेंगे, कोई भी किसी को भी प्रेशर नहीं डालेगा, अभी कुछ भी हो जाए जी कोई किसी को भी प्रेशर नहीं डालेगा अभी कुछ भी। तो उसपे हम लोग अभी यही कर रहे हैं कि भाई रुक के कुछ करें, लेकिन अब रोज एक दो नए लेटर आ जाते हैं, जिससे कि एकदम खलबली मच जाती है, हम में तो नहीं, पेरेंट्स में और बाकी सब चीजों में। अब जूम का ही आप देख लीजिए, जी जूम ऐप है, सारा बना हुआ है, लेकिन एक लेटर आने से आज स्कूल में बच्चे के पेरेंट तैयार नहीं है कि आप जूम ऐप पे क्लासेस लगवाओ। हम नवाचार कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स मना कर दे रहे हैं, हमें नहीं पढ़ाना, आप ये अभी ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, फीस मांगोगे। अरे हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को, फीस मांगने के लिए नहीं कर रहे हैं, हमने स्टाफ भी रखा है, उसकी सैलरी भी देनी है हमें। तो सर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो फर्क डालेंगी, और खूब रहेगा इसका कहीं ना कहीं, मुझे लगता है। जी जी सिद्धार्थ जी, आप बताएं क्या, क्योंकि होली के बाद, होली पर बच्चे छुट्टी गए थे, उसके बाद से फिर कॉलेजेस फिर कंटिन्यू नहीं हो पाए, तो पढ़ाई का नुकसान है, जाहिर सी बात है, पढ़ाई का तो नुकसान है, मगर वो तो उसको कोर्स को तमाम तरीके, जिससे आप सत्येंद्र पुरंदरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग पत्रिका, तो बस जी। वो थोड़ी देर में आपको तो दिखेंगे। सबसे जी पहले तो जी आपको धन्यवाद, सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। वाकई जी बड़ा अच्छा लग रहा है सबको देख के और सबसे बात करके। ये ऑफ कोर्स एक चिंता का विषय है मेरे हिसाब से। इसमें शॉर्ट टर्म से लेके लॉन्ग टर्म कुछ ना कुछ लॉस या पैनिक जरूर होगा। हम इसमें से पूरी तरह से बच के बाहर आ पाने में शायद सफल ना हो। बात और पूरी एनालिसिस जो है वो इतनी है कि 3 महीने का जीरो एक्टिविटी पीरियड होगा या 4 महीने का होगा या 6 महीने का होगा। तो बेसिकली हमें इस बात के लिए तैयार रहना है कि 3 से 6 महीने तक का हमें ऐसा पीरियड आ सकता है जहां पे इनकम ना हो पर कॉस्ट पूरे पूरे हो। तो उस बेसिस में हमें सबको अपनी अपनी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसमें सैलरीज हैं, जो आउटसोर्स्ड स्टाफ है, जो वेंडर्स हैं, वो सारे कॉस्ट है। तो एक मैं कहना चाहूंगा कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन फॉर 3 to 6 months पीरियड मेरे हिसाब से पहला प्लान जून तक का होना चाहिए, दूसरा प्लान सितंबर तक का होना चाहिए। तो ये दोनों क्वार्टर्स का प्लान क्लियर हमारे सामने होना चाहिए। इसमें मैं ये भी कहूंगा कि पूरे देश के सामने एक अपॉर्चुनिटी भी इस क्राइसिस से निकलती है, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन या ऑनलाइन लर्निंग की बात होती थी, पर वो लगभग 5वें या 6ठे प्रायोरिटी लिस्ट में आती थी आज तक। पर एक तरीके से इस पूरे क्राइसिस से एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट लर्निंग और डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एक तरीके से ये फोर्स्ड मेजर है, क्योंकि जिसके जो समझ में आ रहा है और जिसका जहां तक बारे में पूरा पूरा काम जो है कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से इस अपॉर्चुनिटी में हम जो सरकार की तरफ से एक डिजिटल एजुकेशन पॉलिसी बनाने का ये सही समय है कि हम डिजिटली क्या क्या चीजें कर सकते हैं अक्रॉस स्कूल एंड हायर एजुकेशन एंड स्किल। मतलब एजुकेशन सेक्टर में तीनों ही सेगमेंट आते हैं, स्कूल भी आता है, हायर एजुकेशन भी आता है और स्किल ट्रेनिंग भी आती है। तो न सिर्फ ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग बल्कि ऑनलाइन असेसमेंट्स
ऑनलाइन असाइनमेंट्स, ऑनलाइन प्रैक्टिकल क्लासेस, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हो उनके माध्यम से। तो ये स्पष्ट नीति, स्पष्ट गाइडलाइंस केंद्र सरकार एमएचआरडी की तरफ से भी और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी आनी चाहिए कि हम डिजिटल को कितना अपना सकते हैं और कौन कौन सी चीजें फॉर्मली पॉलिसी में इंक्लूड कर ली गई हैं। ये दूसरी बात मैं कहूंगा। तीसरी बात इस समय ये कहूंगा कि ये हम लोग सभी जानते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में है कि डिजिटल कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा, तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत हर समय बनी रहेगी। पर इस क्राइसिस के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो लगभग 60 से 70% शायद नॉर्मल सिचुएशन में आए, पर 30-40% डिजिटल वर्ल्ड में तब भी रह जाएगा। तो उसकी तैयारी हमें अभी से करके रखनी चाहिए। और एक बात और ये भी कहूंगा कि इस समय जो हमारे सबसे बड़े असेट्स हैं किसी के पास भी, वो हमारे किसी भी एजुकेशन ग्रुप में वो हमारे फैकल्टी और ट्रेनर्स हैं, और वो भी अच्छे फैकल्टी और ट्रेनर्स। तो उनको रिटेन करने के लिए, उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको डिजिटल वे में वो कैसे एंगेज कर सकते हैं, इस बारे में पूरा पूरा जोर होना चाहिए, क्योंकि असली असेट इस समय जो कोर हमारा है वही है। एक अंतिम बात और ये भी कहूंगा कि बड़ा एक हमें लॉस उसका हो सकता है, क्योंकि लगभग सारे एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑक्सिलरी इनकम होता था, जिसमें ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और मेस और बहुत सारी ऐसी फीस होती थी जो कि क्लासरूम ट्यूशन फीस के अलावा होती थी। अगर मान लीजिए कि सेशन ऑनलाइन शुरू हो भी जाता है अगस्त से या सितंबर से, तब भी ऑक्सिलरी फीस का क्या होगा, इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। और ये लगभग 30 से 40% तक हिस्सा होता है फीस स्ट्रक्चर का, कहीं कहीं ऊपर नीचे हो सकता है, बट दिस कैन बिकम अ मेजर लॉस ऑफ इनकम। और मेरे ख्याल में शायद फर्स्ट सेमेस्टर के एंड तक हमें इस ऑक्सिलरी इनकम को तो शायद भूलना होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे मेरी तरफ से इनिशियली इस बारे में। सत्येंद्र पुरंदरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग। आपका स्वागत है। यादव जी हमारे साथ, विनोद यादव जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चर्चा आगे बढ़ाते हैं। बीएस यादव जी, आपसे अब जानना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन या डिजिटलाइजेशन की बात हो रही है, मगर बात ये भी आती है कि उसमें वो डिसिप्लिन नहीं आ पाता पढ़ाई में, और जो फिजिकल क्लासेस का जो इम्पोर्टेंस है, जैसा अभी चतुर्वेदी जी बता भी रहे थे, तो वो उसका जो महत्व है वो उतना, मतलब उतना डिजिटलाइजेशन तो उतना वो नहीं है, जो मतलब संभव नहीं है कि पढ़ाई हो सके। फिर चैलेंजेस की बात आती है कि राज्य सरकार क्या हेल्प कर सकती है ऐसे में, जो अभी चतुर्वेदी जी ने कुछ पॉइंट्स उठाए भी, आप बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल सर थैंक यू, और सभी को मेरा नमस्कार। ये मैं गुड इवनिंग सर। एजुकेशन जी गुड इवनिंग। एज ए एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो ये काफी बड़ा जो है इंटरनेशनल डिजास्टर है, पेंडेमिक है। और अगर अपन अपने एमपी और इंडिया के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको देखते हैं तो इसको 2-3 एंगल से हम लोगों को एनालिसिस करने की जरूरत है। कि एक जो फेज था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफी अच्छे इनिशिएटिव रहे कि उन्होंने इमीडिएट जो 21 डेज का लॉकडाउन किया, फिर इसको 19 डेज के लिए और एक्सटेंशन कर दिया। बीच में जो हमारे ऑनरेबल पीएम है उन्होंने टाइम टू टाइम सबको मोटिवेट भी किया। तो एक फेज वो था कि जब जीवन बचाने की बात थी। अब जो कल मैं किरण मजूमदार साजी को भी सुन रहा था, अब सेकंड फेज जो है लाइवलीहुड का है, लोगों को बचाने की बात है। वो जीवन से, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हों या मिडिल क्लास के लोग हों, सभी को ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसका जो आप देखेंगे ओवरऑल इम्पैक्ट कई तरह से करेगा। और जो मैं समझता हूँ कि जो इकोनॉमी के 5-6 सेक्टर हैं जो इससे वर्सली अफेक्टेड होने वाले हैं, उसमें जो है ये ओवरऑल एजुकेशन भी उन 5 सेक्टर में से एक होगा जिसमें इसका काफी जो है नेगेटिव असर आने वाला है, क्योंकि पेरेंट्स की इनकम जो है डीपली जो है अफेक्ट होने वाली इससे। तो एक तो मेरा इसमें एक पॉइंट ये था कि जो गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे कुछ रिलीफ करने की कोशिश की। जैसे आपने देखा कि चाहे वो एनी टाइप ऑफ लोन, हाउसिंग लोन से लेके व्हीकल लोन या इंस्टीट्यूशन के अपने लोन है, उनको 3 महीने के लिए उनके जो लोन्स को है डेफर कर दिए। तो मेरा इसमें सबमिशन था कि जिस हिसाब से अभी कुछ अराउंड लाइक 40% ऑफ द जोग्राफिकली एरिया हम लोग देखते हैं इंडिया का, कि अभी भी लॉकडाउन हो सकता है, आफ्टर 3rd में भी कंटिन्यू हो सकता है। तो मैं समझता हूँ 3 की जगह इसको एक तो 4 महीने करना चाहिए।
और इन 4 महीने के दौरान भी कुछ गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिसी, अभी जो आज मैं सुन रहा था कि पीएम फाइनेंस मिनिस्टर से भी बात कर रहे हैं, कुछ इस जी तरह के करें कि जो इंटरेस्ट का जो बर्डन है वो कुछ गवर्नमेंट और बैंक्स मिलके कुछ करें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये थोड़ा सा बेबॉफ या कम करेंगे तो इसका जो आम जनता को, स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लोग हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा उनके पास एक कुशन होगा या लिक्विडिटी बनेगी कि वो अपने बच्चों को वो इस तरह से इसको सपोर्ट कर पाए। जी दूसरा मेरा ये एक और इसमें व्यू है कि ये इस प्रॉब्लम को, अब ये जो इम्पोर्टेंट फेज था उसका काफी बड़ा पार्ट जो है निकल गया। आपने देखा टेस्टिंग भी, नंबर ऑफ टेस्टिंग्स भी बढ़ गए हैं, फैसिलिटीज बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ लैब्स भी इम्प्रूव हो गए। जी अब इनको दूसरा स्टेप मैं ये समझता हूँ कि एक्सपर्ट से ओपिनियन लेके जो इनको करना चाहिए। कुछ कुछ सेक्टर को, जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन सेक्टर, आप जैसे स्कूल के स्टूडेंट उनको मत बुलाइए जून तक, जुलाई, जो भी आपको लगता है, जब तक हालात कंट्रोल में नहीं आते। ऐसी सिटी जो रेड जोन या रेड जोन में भी वर्सली अफेक्टेड, उनको छोड़ के कुछ ना कुछ मैन पावर को अलाउ करके, या 2 दिन 3 दिन का 2-2 3-3 घंटे अलाउ करके, जैसे आपने देखा कि ऑनलाइन हम लोगों ने क्लासेस लेने की कोशिश की, जी पूरे एफर्ट किए, फैकल्टी ने भी किए, कॉलेजेस ने किए, लेकिन आपने देखा एक भी दिन लॉकडाउन वर्चुअली खुला नहीं, तो जो फैकल्टी वो अपने कॉलेज, घर से कॉलेज तक नहीं जा पाए। अगर किसी के पास कोई चीज कॉलेज में है भी तो घर नहीं ला पाए। तो मैं समझता हूँ 2-3 दिन का पीरियड नोटिस देके 2-2 3-3 घंटे के लिए हल्का सा लॉकडाउन में रिलैक्स करके जी लोग अपने रिसोर्सेज इकट्ठा कर लें जी और उससे बेटर जो है एजुकेशन दे सकते हैं। दूसरा, ये ऐसे इंस्टीट्यूशन जैसे 5-10% या 15% उनका मैन पावर अलाउ करें। आप नेचुरली के जो यंग जनरेशन है वो हमारी असेट है, उनको हम रिस्क नहीं दे सकते, लेकिन जो हम लोग, जो बाकी लोग हैं, उनको कुछ 10-15% आपकी जो टोटल मैन पावर है उसका अलाउ करके एम्प्लॉय को, और जी बेशक वो जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज करना चाहिए उनको, और वो जाएं और थोड़ा बहुत काम करें, जिससे अल्टीमेटली जो एजुकेशन इज अ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सेक्टर, इवन दो कि इसमें नंबर्स ज्यादा है इसलिए रिस्क भी ज्यादा है, तो उनके एम्प्लॉय को कुछ अलाउ करके और वो रिसोर्सेज करें, और फिर गवर्नमेंट कुछ पैरेलली एक सॉल्यूशन लाने की बहुत जरूरत है इन टर्म्स ऑफ कि हम इकोनॉमी को कैसे रन करें। सिर्फ मतलब लॉकडाउन इज अ बेटर चॉइस, बट डेफिनेटली एडिशन टू लॉकडाउन ये गवर्नमेंट को जो एक्सपर्ट की ओपिनियन ले लें, इसमें वो भी देख लें कि रिस्क कितनी है, जी उसके बेसिस पे कुछ इस तरह का सॉल्यूशन निकालना जरूरी। अदरवाइज इनडेफिनेट टाइम पे लॉकडाउन रखना भी कंप्लीट अपने आप में सॉल्यूशन, क्योंकि नेक्स्ट जो क्राइसिस होगा आप देखेंगे कि लाइवलीहुड का होगा, जॉब्स का। आप देख रहे हैं जो भले ही एजुकेशन में लोग, एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं वो अपनी तरफ से काफी कोशिश कर रहे हैं, जी और मैं समझता हूँ जो प्रशांत जी भी बोल रहे थे कि अपने एम्प्लॉइज का हर कोई अपने कोशिश कर रहा है अपने जो भी उसकी लिमिटेशंस उसमें ख्याल रखने का, इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटी, सबकी अपनी एक प्राइवेट सेक्टर की लिमिटेशन है। इस बारे में मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को सीरियसली सोचना चाहिए। और एक और मेरी इंपॉर्टेंट ओपिनियन है कि जो रेड जोन और ग्रीन जोन और जो ये जो इनकी जो क्लासिफिकेशन किया, मैं समझता हूँ कि अब टाइम आ गया इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इनकी डेफिनेशन होना चाहिए। जैसे जी सपोज भोपाल में कितने कैंटोनमेंट एरिया, इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली भोपाल, तो कितने कैंटोनमेंट एरिया है, कितने एरिया को हम उससे फ्रीज कर सकते, क्या कर सकते, जैसे गवर्नमेंट जो रूरल एरिया में कंस्ट्रक्शन भी अलाउ किया, ऐसी सिटीज में कहाँ पे क्या कर सकते हो। तो ये इस पे जितने जल्दी हम कुछ प्रैक्टिकल चीजें लेके और विद रिस्पेक्ट टू इन टर्म्स ऑफ जितना भी ये रिस्क फैक्टर को असेस करके हम लोग ये देखने की जरूरत है, जिससे या तो अगर आपको लगता है कि आप रिलैक्स नहीं कर सकते, कम से कम 2-3 दिन करके लोग अपने रिसोर्सेज इकट्ठा कर लें, उससे टेकअप करें। अल्टीमेटली ये जो लॉस है, ये दिस इज एडिंग टू इकोनॉमी, तो ये चीजें जो है वर्स होंगी। और अगर मैं बात करूं जो टेक्निकल कॉलेजेस की, तो जो यूएस और यूरोप जो है, आईटी सेक्टर का अराउंड लाइक 60% जो बिजनेसेस है वो यूरोप, वेस्टर्न से, यूरोप या यूएस से आता है। जी ये डेफिनेटली जो है अफेक्ट होने वाला है। और जिस हिसाब से हम लोग जो प्लेसमेंट के जो कंपनीज के एचआर हैं उनसे बात हो रही है, जो ऑन बोर्डिंग है वो 4 से 5 महीने हर बच्चे की ऑन बोर्डिंग टल जाएगी। जिन बच्चों का कैंपस सिलेक्शन हो गया 5-5 6-6 महीने वो लेट होंगे, नंबर एक। और नेक्स्ट ईयर के जो फिगर है वो कम होंगे। जी तो ये टाइम है कि हम बच्चों को स्किल्स करें। तो ये मैं समझता हूँ कंप्रिहेंसिव सॉल्यूशन बनाने की जरूरत है। और एज अ सिटीजन हम लोग और एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। अब सभी लोग अपना अपने, मैंने देखा कि काफी लोगों ने सीएम रिलीफ फंड में भी अपनी तरफ से काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया, कई ग्रुप ने बहुत ही अच्छा ओवरवेलमिंग सपोर्ट भी किया। तो जी वी आर आल्सो पार्ट ऑफ दिस सिस्टम एंड वी ऑलवेज सपोर्ट वट एवर द गुड इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट। तो बिल्कुल। ये मेरा इंडिविजुअल व्यू था इसमें। दीपिका जी, आपके सुझाव हम जानना चाहेंगे। सर आप जी थैंक यू। पहले आपने एक प्लेटफॉर्म पे हम सब एजुकेशन लाइन से सबको
इकट्ठा किया है। जी सर, सबसे बड़ा चैलेंज जो आज एजुकेशन सेक्टर फेस करेगा वो एक फाइनेंशियल क्राइसिस तो आने ही वाला है, क्योंकि मई में एडमिशन का पोर्टल ऑन हो जाता था सर। अभी क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का रिजल्ट का भी कोई ऐसा कुछ प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं आया हुआ है, जी और इवन ऑनलाइन एडमिशन का प्रोसेस का भी कुछ भी गाइडलाइंस भी नहीं रिलीज की है। तो अभी वर्कआउट करना है सर उस पे कि गवर्नमेंट उस चीज के लिए हम लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस दे कि हम प्रायोरिटी पे उनकी गाइडलाइंस आने से पहले हम क्या तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अब वो वाला सिस्टम तो अडॉप्ट हो नहीं सकता जैसे स्टूडेंट्स कॉलेजेस जाके और वैसे अपने काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन्स लेते थे। आज वो एक्सेलरेट करना पड़ेगा, वो सिस्टम को चेंज करना ही है सर। और ये वाला सेशन तो ऑलमोस्ट वी हैव कंप्लीटेड, क्लासेस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी क्योंकि यूनिवर्सिटी ने एडमिशन दीपिका जी, हेलो। फोन आ गया मुझे लग रहा है उनका। आगे हाँ बातचीत शुरू करते शायद हैं जी। गौरव तिवारी जी से आपके व्यूज हम लेना चाहेंगे। तिवारी जी, नमस्कार पंकज जी, थैंक यू सो मच। आज आपने इस प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को बुलाया। सभी मेरे से तो बहुत सीनियर शिक्षाविदों को भी मैं नमस्कार कहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक मानसिक तनाव भी क्रिएट हुआ है लोगों के बीच में, बच्चों के बीच में और एक टीचर्स के बीच में भी। और ये तनाव इस बात का है कि कल को अगर हम बाहर निकलते हैं, क्लास अटेंड करते हैं या फिर क्लास लेने जाते हैं, तो हम कोरोना से कैसे बचेंगे। इसको एड्रेस करने की हमें बहुत जल्दी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि 3 महीने बाद अगर सरकार बोल भी देती है कि हम इंस्टीट्यूशंस को खोल रहे हैं, तो इस बात का कोई भरोसा नहीं है कि बच्चे उस संख्या में आएंगे या टीचर्स उस संख्या में आएंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप लोगों के माध्यम से जैसे कि आपने अभी लोगों ने जब पेपर अखबार लेने बंद कर दिए थे या कम कर दिए थे, तो आपने एक मुहिम चलाई थी कि अखबारों से कोरोना नहीं फैलता है। उस तरह से ही कोई एक मुहिम आप हमारे एजुकेशन सेक्टर के लिए भी चलाएं, जी क्योंकि हम बात कर रहे हैं 60% पॉपुलेशन की देश की, और उन बहुत सारे लोगों की जो कि देश का भविष्य है। तो ये बहुत जरूरी है, उन तक ये जो डर है, ये जो भ्रम है, उसको खत्म करने का काम अभी से थोड़ा थोड़ा करना चालू कर दें, और उनके मानसिक स्ट्रेस पे, जो उनको मानसिक ट्रॉमा इस पूरे लॉकडाउन और इस क्वारंटीन के सिचुएशन से हो रहा है, उसको बहुत जल्दी एड्रेस करने की आवश्यकता है। बाकी मुझे लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में और भी बाकी चीजों के बारे में मेरे पहले सभी लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं। मैं धन्यवाद दूंगा सबका कि उनके जो व्यूज हैं, और मैं चाहूंगा सर कि इन सारे व्यूज को स्पेशली सरकार तक इस हिसाब से भी पहुंचाया जाए कि हम लोग प्राइवेटली एडेड ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसलिए बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो हम अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को देख के बना सकते हैं। हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन 6 महीने के लिए तक अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे सकती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी भी है जो शायद 1 महीने भी नहीं दे सकती। हम सबके सरप्लस का, हम सबके जो स्थितियां हैं अभी फाइनेंशियल स्थितियां, वो अलग अलग है। इसलिए एक एक कॉमन पॉलिसी विल नॉट वर्क जी फॉर ऑल दी ऑर्गेनाइजेशंस। मुझे लगता है सरकार को भी हम पे भरोसा करना चाहिए, और जी हमको अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से बनाने का मौका देना चाहिए। वो चाहे तो मीडिएट कर लें, अगर उनको लगता है कि हम कुछ गलत सही कर रहे हैं तो उस बारे में वो अपने सुझाव दे सकते हैं। पर क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंशियली एडेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो जी मैं चाहता हूँ कि एक बार सरकार को एक अपना ट्रस्ट सिस्टम हमारे ऊपर स्ट्रॉन्ग करके, और हमको मौका देना चाहिए कि हम अपने हिसाब से चीजों करें। और हम इस बात का आश्वासन देते हैं सभी लोग कि हम अपने एम्प्लॉयज का, वो चाहे हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज हो या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज हो, और अपने स्टूडेंट्स का, इनके हित को अपने हित से ऊपर रख के काम करेंगे। दीपिका जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आपका शायद फोन आ गया बीच में। जी आप बताएं। सर, अभी जैसा सभी ने इतने सजेशंस दिए हैं कि ऑलमोस्ट हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट इसी तरीके की समस्याएं फेस करने वाला है। अब हम एडमिशन, ऑनलाइन एडमिशन का जो प्रोसेस है ना, सिर्फ उसके बारे में अगर आगे देखें, क्योंकि सबसे बड़ा एक वही वाला काम आने वाला है एजुकेशन सेक्टर में, कि ये मई और जून में एडमिशन की जो सिस्टम है उसको जी गवर्नमेंट की तरफ से हमें इतना स्मूथ और गाइडलाइंस पहले से मिले तो हम लोग तैयारी करें, और कुछ स्टाफ को वहाँ कॉलेजेस जाने की परमिशन ऐसे मिले कि हम लोग ये प्रॉपर इस चैलेंज को भी फेस कर पाए। बिल्कुल। सुबोध सिंह जी, आप एनआरआई ग्रुप से सुबोध सिंह जी हमारे साथ हैं जी।
कुछ मुद्दे, कुछ कुछ नई चीजें इसमें आप जोड़ सकते हैं, कुछ सुझाव बताएं। पहले तो आपका धन्यवाद करूंगा कि एक इम्पोर्टेंट जो इश्यू है इसके लिए आप लोग ने जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जी वास्तव में ये सराहनीय है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर की कभी सुनवाई नहीं हुई है आज तक और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्टर्स एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्टर्स। यदि कायदे से देखा जाए गवर्नमेंट का कार्य क्षेत्र सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। Whether it is medical infrastructure, educational infrastructure and power and roads. जी। पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो कई एरियाज में घुसी हुई है जो कि नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट शुड गवर्नेंस इज बेटर व्हेन दे कम आउट ऑफ ऑल नॉन एसेंशियल थिंग्स। इस तरह से हमारे प्राइवेटाइजेशन हुए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हुए, प्राइवेट कॉलेजेस हुए, इन सब में बिकॉज ऑफ रेगुलेशन कई सारे आज की तारीख में संस्थाएं, इंडस्ट्री सफर हो चुकी है। ये कोविड एक अपॉर्चुनिटी है जब गवर्नमेंट अपने घर को क्लीन करने का एक अच्छा मौका है। यदि आप देखें हमारा मेडिकल एजुकेशन, कई सारे मेडिकल कॉलेजेस फंक्शन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे MCI के कुछ ऐसे रेगुलेशंस है। कॉलेजेस में इस तरह के, हॉस्पिटल्स में कई सारे रेगुलेशन है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो ग्रोथ होना चाहिए वो होने का, हम कॉलेजेस परमिशन देते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज को आप परमिशन देते हैं, फिर 2 साल बाद इंस्पेक्शन होता है, फिर उस कॉलेज की सीटें 0 कर दी जाती है और उस एंटरप्रेन्योर को जेल में डाला जाता है। जहां पर जो जॉब क्रिएटर है, उस जॉब क्रिएटर की हम रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर उस देश में कौन क्रिएट करेगा। यदि इफ यू लुक एट लास्ट 2-3 years we have been watching a lot of job creators being pushed out. India में we had a lot of good entrepreneurs, सत्यम जैसे था। तो अगर US में इस तरह के कई सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है और उनके जो इश्यूज रहते हैं उनको एक प्रॉपर तरीके से एड्रेस किया जाता है। कमिंग बैक टू दिस कोविड थिंग, गवर्नमेंट जो सब्सिडी पास ऑन कर रही है, instead of passing it directly to an individual, ये सब्सिडी कंपनीज के माध्यम से वो करे तो पूरी व्यवस्था चलती रहेगी और उनको टैक्स भी मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर के 1, 2, 3 महीने बाद गवर्नमेंट विल रन आउट ऑफ मनी। इकोनॉमी क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट अगर कोविड की फाइट में जब पैसा खर्च कर रही है तो 2-3 महीने या 4 महीने, आई डोंट नो, व्हाटएवर द टाइम लिमिट, गवर्नमेंट विल सूनर और लेटर रन आउट ऑफ मनी। और जब बिजनेसेस वर्क नहीं करेंगे, टैक्स कौन देगा? क्योंकि हमारी जैसी संस्थाओं से कई सारे करोड़ों के टैक्स जाते हैं। जब संस्थाएं नहीं चलेंगी तो टैक्स नहीं जाएंगे, टैक्स नहीं चलेंगे तो इकोनॉमी नहीं चलेगी। सो रिपल इफेक्ट्स जो है एक के बाद एक आपको दिखने। जो कोविड का बुरा वक्त है अभी आया नहीं है, अभी तो आप लोग हनीमून वाले पीरियड में बैठे हैं। जो बुरा वक्त अभी जो आएगा हमको 6-8 महीने बाद इसका रियल इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर पर जो इम्पैक्ट है वो हम 6-8 महीने बाद ही बोल पाएंगे। उसी तरह हर सेक्टर में, अब जैसे एजुकेशन में 6-8 महीने बाद दूसरे इम्पैक्ट कैसे, जैसे स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप्स, कई सारी स्कॉलरशिप आएंगी। जब गवर्नमेंट के पास पैसे रहेंगे नहीं तो अगले साल की स्कॉलरशिप आना मुश्किल है या लेट हो सकती है। आई डोंट नो, हमने फ्यूचर नहीं देखा है, बट आने वाले जो प्रॉब्लम्स है, इस तरह के कई सारे प्रॉब्लम्स, तो कहीं ना कहीं हमको बिजनेस एंड इंडस्ट्री को के माध्यम से ये जो सब्सिडीज है या जो अमाउंट है हम पब्लिक में बांटते हैं, इंडस्ट्रीज के माध्यम से करना चाहिए। जिससे हमारे कॉलेज को यदि ग्रांट्स दिए जाए, उस ग्रांट के माध्यम से हम क्या करेंगे कि हमारे एम्प्लॉयज को सैलरी, जब सैलरी होगा तो उसमें टैक्स जाएगा, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की भी साइकिल चलती रहेगी। और अभी जो चर्चा में आता है कि चार्ज नहीं करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपकी साइकिल को, जब इंजन में कई सारे पार्ट होते हैं, जब एक पार्ट रुक जाता है तो पूरी रेलवे, पूरी ट्रेन बेकार हो जाती है। एक पार्ट के कारण पूरी ट्रेन स्टॉप हो जाती है। उसी तरह
इस बड़े ट्रेन इंडियन इकोनॉमी को हमको कंटिन्यू करना है तो गवर्नमेंट हैज टू टेक द इनिशिएटिव। सेकेंडली, हम सब्सिडीज की बात करते हैं कि अबाउट सब्सिडीज टू बिग कॉर्पोरेशंस वगैरह। वी शुड स्टार्ट विद द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास इतना सब कुछ टॉप मैन पावर, मेडिकल मैन पावर में जाकर इंग्लैंड से लेकर अभी 2 दिन पहले हम यूएस में देख रहे थे कि इंडियन डॉक्टर ने किया तो कई सारी एप्रिसिएशन। तो जब हमारे यहाँ का मैन पावर जाकर वहां पर तो यहाँ का मैन पावर क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि हमारे रेगुलेशंस इस तरह से हैं कि हम वी आर इनहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग प्रोग्रेस। तो इस कोविड एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम गवर्नमेंट को एक आज की तारीख में जब क्राइसिस आया तो सभी लोग संस्थाओं जब संस्थाएं क्राइसिस में कोई नहीं। तो ये जो आज का व्यू होना चाहिए, इट शुड बी यूनिफॉर्म। गुड टाइम्स और बैड टाइम्स, institutions, the people who are running the institutions, they should be respected. हम हमारे एंटरप्रेन्योर्स को क्रिमिनल की तरह भी ट्रीट करते हैं और इस समय क्या हो रहा है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो बैठ रही हैं उनका हमको पहले फिक्स करना जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमी को भी रिवाइव करना जरूरी है। अल्टीमेटली इकोनॉमी आल्सो रिवाइव, एजुकेशन विल आल्सो रिवाइव द लोकल प्रिंट। तो हमने जो भय क्रिएट कर दिया न्यूज़पेपर पढ़ने से, उससे कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को इफेक्ट हो रहा है। सो इसका परिणाम हमको 6 महीने बाद पता चलेगा कि एक्चुअल इम्पैक्ट। मैं अभी हमको अनुपम जी से और विनोद यादव जी से बात करनी है और इस मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इसमें ज्वाइन कर लें। इसको मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग को, एक बार फिर ज्वाइन कर लीजिए प्लीज, तो जिससे बात कंटिन्यू कर सकें। जी।